नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, समुद्र से समुद्र में मार करने की है क्षमता। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दुनिया को डराने में जुटे तानाशाह किम जोंग उन, उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कई रक्षा आयात परियोजनाओं को स्थगित करेगी मोदी सरकार। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करती दिखाई दे रही है भाजपा, सर्वे में हुआ खुलासा। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, पंजाब से लेकर राजस्थान तक कोहरे की चादर, राजधानी दिल्ली में विजिबिलिटी कम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, कहते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, समुद्र से समुद्र में मार करने की है इसमें क्षमता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने मंगलवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया और इस मिसाइल का परीक्षण पश्चिमी समुद्री तट पर भारतीय नौसेना के विध्वंसक जहाज INS विशाखापट्टनम से किया गया। यह मिसाइल का समुद्र से समुद्र में मार करने वाला स्वरूप है और भारतीय नौसेना के सूत्रों के अनुसार परीक्षण में मिसाइल ने अपनी अधिकतम रेंज के साथ टारगेट शिप को पूरी सटीकता के साथ निशाना बनाया। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि ये बड़ी कामयाबी भारतीय सेना के हाथ में लगी है। इससे पहले पिछले महीने भारत ने उड़ीसा तट के पास सतह से सतह पर मार करने में सक्षम स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया था। तो कहते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दुनिया को डराने में जुटे तानाशाह किम जोंग उन, उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। जी हां दोस्तों, दक्षिण कोरिया और जापान की सेनाओं का कहना है कि उत्तर कोरिया ने मंगलवार को अपने पूर्वी समुद्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जो एक सप्ताह में उसका दूसरा परीक्षण है। और इससे पहले उत्तर कोरिया ने 2021 में भी लगातार हथियारों के परीक्षण किए थे, जो इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे उत्तर कोरिया वैश्विक महामारी के मद्देनजर लगाए अपने लॉकडाउन और अमेरिका के साथ परमाणु शांति वार्ता के ठप पड़े होने के दौरान अपनी सैन्य क्षमताओं का विस्तार करना जारी रखे हुए है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कई रक्षा आयात परियोजनाओं को स्थगित करेगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार अब विदेश से आयात होने वाले हथियारों और कई रक्षा आयात परियोजनाओं को स्थगित करने जा रही है। सरकार की ये पहल ऐसे समय में आई है जब केंद्र नई रक्षा उत्पादन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लेकर आ रही है, जो देश के भीतर रक्षा उत्पादन को मजबूत करने, निर्यात में मदद करने के लिए आगे का रास्ता तय करेगी। सरकारी सूत्रों ने ANI को बताया कि रक्षा मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक बुधवार को होने वाली है, जो वर्चुअली आयोजित की जाएगी। इस बैठक में खरीद कैटेगरी के तहत सभी आयात परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। एजेंसी के मुताबिक इस बात की संभावना है कि बैठक में इन परियोजनाओं को रद्द किया जा सकता है या फिर स्थगित करने संबंधित कोई बड़ा और अहम फैसला लिया जा सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराती दिख रही है भाजपा, सर्वे में बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन 229 सीटें जीत सकता है। ABP वोटर के सर्वे में आए निष्कर्षों से ये संभावना बनती दिख रही है। सर्वे के अनुसार 10 फरवरी से 7 मार्च तक के 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा 229 सीटों पर कब्जा कर सकती है और मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। हालांकि ये संख्या 2017 के आंकड़ों की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी बहुमत के लिए काफी है। 403 विधानसभा सीटों वाली इस विधानसभा में बहुमत के लिए 202 सीट चाहिए और यहाँ पर बहुमत से कई ज्यादा 229 सीटें पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। भाजपा ने 41.5% के अनुमानित वोट शेयर के साथ नवीनतम अनुमानों में भी 2017 के विधानसभा चुनावों में अपने 41% वोट शेयर को बरकरार रखा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, पंजाब से लेकर राजस्थान तक कोहरे की चादर, राजधानी दिल्ली में विजिबिलिटी हुई कम। जी हां दोस्तों, देश के अधिकतर हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और
बताना चाहते हैं कि राजधानी दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में बरसात के बाद कड़ाके की ठंड यहां पड़ रही है और इन सब के बीच घने कोहरे से भी परेशानियां बढ़ रही है। दिल्ली, पंजाब सहित कई राज्यों में आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में विजिबिलिटी कम है। ज्ञात हो कि उत्तर भारत में ठंड के बीच IMD का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते अमृतसर, चंडीगढ़, हिसार में विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम पहुंच गई है। जी हां दोस्तों, वहीं राजधानी दिल्ली में सर्दी के बीच आसमान में कोहरे की धुंध छाई हुई है। पालम इलाके में सुबह 50 मीटर तक विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई। दिल्ली में मौसम विभाग ने दिन भर कोहरे की धुंध और बादल छाए रहे और इसकी आशंका जताई थी। साथ ही IMD का कहना है कि दिल्ली में 14 जनवरी तक मध्यम से घना कोहरा देखने को मिलेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समुद्र में युद्धाभ्यास के लिए उतरा भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAC विक्रांत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि IAC विक्रांत भारत में बनने वाला सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत है। 40,000 टन वजनी इस युद्धपोत ने अगस्त में 5 दिन की सफलतापूर्वक पूरा किया था और अक्टूबर में 10 दिन के परीक्षण को भी सफलतापूर्वक पूरा किया। आपको बता दें कि IAC विक्रांत कुल 23,000 करोड़ की लागत से बना है और दोस्तों ये भारत के जल सेना की ताकत बढ़ा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अफगानिस्तान में मारा गया पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड TTP आतंकी मोहम्मद खुरासनी और कई हमलों में ये था शामिल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी खालिद बटली उर्फ मोहम्मद खुरासनी अफगानिस्तान के पूर्वी नंगरहार प्रांत में मारा गया है। मोहम्मद खुरासनी पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तानी का एक वरिष्ठ नेता था। पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य कमांडरों ने उसके मारे जाने की पुष्टि की है और हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि मौत कैसे हुई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने शुरू की डोर टू डोर कैंपेन। 5 नेताओं कार्यकर्ताओं की टोलियां 1,74,000 बूथों पर घर घर जाएगी और यूपी चुनाव में फिर से लहराएगा भगवा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी अलर्ट मोड में आ गई है। हालांकि कोरोना के चलते रैलियों और जनसभाओं पर रोक है। ऐसे में बीजेपी ने यूपी में हर घर तक पहुंचने के लिए नया अभियान घर घर दस्तक शुरू किया है। इस जनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी सभी 403 विधानसभा सीटों पर घर घर जाकर लोगों को यूपी सरकार और मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने घर घर जाकर बीजेपी के दस्तक अभियान की शुरुआत की। लखनऊ के बालू अड्डा पहुंचकर उन्होंने बीजेपी का स्टिकर कई घरों पर लगाया और साथ साथ बीजेपी का वो पत्र भी बांटा जिसमें गरीबों के लिए बीजेपी के किए गए काम लिखे गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 31 मार्च तक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, मिलेंगे कई बेनिफिट। जी हां दोस्तों, अगर कोरोना वायरस के चलते आपने अपनी नौकरी गंवाई है और आप नए रोजगार की तलाश में हैं तो ये खबर आपको काफी राहत देगी। दरअसल आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से ये जानकारी दी गई है। EPFO ने ट्वीट कर इस सूचना की जानकारी दी है। बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के चलते इस कदम को अहम माना जा रहा है क्योंकि इस योजना की शुरुआत कोरोना में रोजगार गंवाने वाले लोगों की मदद करने के लिए की गई थी। बता दें कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार उन कंपनियों को लाभ देती है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO के तहत रजिस्टर्ड हैं और इस योजना के जरिए केंद्र सरकार कंपनियों को कई तरह की सब्सिडी और छूट देती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन और कोरोना के नए नए वेरिएंट्स की होगी छुट्टी, वैज्ञानिकों ने ढूंढा सुरक्षा कवच। से ये समय काफी नाजुक दौर वाला है जहां एक तरफ ठंड की मार है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट्स का कहर है और इस मौसम में सर्दी जुकाम होना आम बात है, लेकिन कोरोना के भी लक्षण होने की वजह से लोग तुरंत घबरा जा रहे हैं। हालांकि एक नई स्टडी से आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। स्टडी के मुताबिक सर्दी जुकाम से शरीर में कोविड से लड़ने की इम्यूनिटी बढ़ती है और ये स्टडी इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आम खांसी और छींके टी कोशिकाओं यानी कि टी सेल्स को बढ़ाती हैं। ये कोशिकाएं ही शरीर में कई तरह के वायरस को पहचानने का काम करती हैं। डॉक्टर रिया कुंदू ने द सन को बताया कि हमने पाया कि पहले से मौजूद टी कोशिकाओं के उच्च स्तर से
कोविड संक्रमण से बचा जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण खोज है, लेकिन ये सुरक्षा का केवल एक रूप है और सिर्फ इसी पर अकेले भरोसा नहीं किया जा सकता। कोरोना से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है आप वैक्सीन की दोनों डोज और बूस्टर डोज लगवा ले। जो करते हैं अगली बड़ी गुलाम कश्मीर में कट्टरपंथियों और पाकिस्तानी सेना की नजदीकियों का हो रहा है जमकर विरोध। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर के कई स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशासन की उपेक्षा करने पर पाकिस्तान सरकार की जमकर आलोचना की है। साथ ही कट्टरपंथियों और पाकिस्तानी सेना के बीच नजदीकियों का भी जमकर विरोध किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पीओके में पाकिस्तानी सेना और कट्टरपंथियों का हो रहा है विरोध। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कुलगाम एनकाउंटर में 2 आतंकवादी कर दिए गए ढेर, भारी मात्रा में मिला गोला बारूद। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में रविवार शाम को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जो कि अब खत्म हो गई। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ वाली जगह से हथियार और गोला बारूद समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के हसनपुरा गांव में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी और जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी गोलाबारी की और मुठभेड़ शुरू हो गई। प्रवक्ता ने बताया कि मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं और उनकी पहचान का पता लगाया जा रहा है। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उनका संबंध किस संगठन से था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत चीन के बीच 12 जनवरी को होगी 14वें दौर की कोर कमांडर बैठक, हॉट स्प्रिंग को लेकर बनेगी बात। जी हाँ दोस्तों, भारत पूर्वी लद्दाख में सैन्य तनाव को शांत करने के लिए सैन्य वार्ता के अगले दौर में चीन के साथ सार्थक बातचीत की उम्मीद कर रहा है और इस मामले से परिचित अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। भारतीय और चीन सैन्य कमांडर 12 जनवरी को वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी पक्ष की तरफ चुशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर सीमा तनाव को कम करने के लिए 14वें दौर की बातचीत करेंगे। इस समय हो रही है जब एलएसी पर विवाद स्थलों पर दोनों देशों ने फ्रंटलाइन सैनिकों को तैनात किया हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 25,000 केंद्रीय बलों को चुनावी ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा उत्तर प्रदेश और इन मतदान केंद्रों पर सैटेलाइट फोन का होगा इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि राज्य में 29,138 मतदेय स्थल संवेदनशील हैं। प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 225 कंपनी अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में लगभग 25,000 कर्मियों को तैनात करने का आदेश दिया गया है और 150 कंपनी बल 10 जनवरी से तैनात हो जाएंगे। बाकी 75 कंपनी बल 20 जनवरी को प्रदेश में पहुंचेगा। प्रशांत कुमार रविवार को मतदान के दौरान किए गए सुरक्षा इंतजामों के सिलसिले में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर 109 ड्रोन, 168 रिवर बोट, 420 पोर्टेबल सीसीटीवी कैमरे, 563 स्टिल कैमरे, 492 वीडियो कैमरे व 3,573 बॉडी वॉर्न कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही सी प्लान ऐप के जरिए जनता से त्वरित संवाद भी किया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के एजेंडे में अयोध्या और काशी के बाद मथुरा। बीजेपी का ट्वीट, हम में है दम, हम मथुरा को भी बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसमें दम होगा वही मथुरा को बनाएगा। हम में दम है, मथुरा को बनाएंगे, जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया। उत्तर प्रदेश भाजपा ने इस बयान को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया तो कयास लगाए जाने लगे कि भाजपा के एजेंडा में अब अयोध्या काशी के बाद मथुरा है और साधु संत इस बयान का स्वागत कर रहे हैं। मथुरा को लेकर लगातार सामने आ रहे ट्वीट और बयानों के बाद कुछ लोग इसे विधानसभा चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का मानना है कि भाजपा किसान आंदोलन के बाद खुद को बैकफुट पर देख रही है, जिसकी वजह से अब मथुरा का मुद्दा उठाया जा रहा है। मथुरा के जरिए भाजपा विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच अपनी छवि हिंदुत्व वाली दिखाना चाहती है और इस ट्वीट के सामने आने के बाद कुछ लोग मुख्यमंत्री के मथुरा से चुनाव लड़ने की चल रही संभावनाओं से भी जोड़कर देख रहे हैं। राजनीति के जानकार मथुरा के मुद्दे को उछालने के पीछे वजह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के कारण कमजोर हुई पकड़ को पुनः भाजपा द्वारा बनाए रखने में देख रही है और 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 126 सीटों में से भाजपा को 109 सीटें मिली थी और यही वजह है कि भाजपा इन सीटों पर कब्जा करने के लिए मथुरा के मुद्दे को हवा देने में लगी है। जानकारों का मानना है कि मथुरा के मुद्दे के जरिए भाजपा न केवल विधानसभा
विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव को भी लड़ना चाहती है। मथुरा की सीमा राजस्थान और हरियाणा से भी लगी है। इसके अलावा मथुरा में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु है। ऐसे में अगर भाजपा इस मुद्दे के जरिए लोगों को अपने से जोड़ पाई तो उसे फायदा हो सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हम जनता के हित में काम करेंगे, कुर्सी की परवाह नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी पारा चढ़ चुका है और इस सियासी सरगर्मी के बीच आज तक के खास कार्यक्रम पंचायत आज तक 2022 में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। और योगी है तो यकीन है सेशन में सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी 3/4 प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। पिछले चुनाव में आप मुख्यमंत्री का फेस नहीं थे। इस सवाल पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अभी चुनाव की तैयारी चल रही है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया उसे लगातार बढ़ा रहे हैं। महत्वपूर्ण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। मुख्यमंत्री कोई भी बने, बीजेपी अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम जनता के हित में काम करेंगे, हमें कुर्सी की परवाह नहीं है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमने प्रदेश में कानून व्यवस्था बदली है। पहले प्रदेश में क्राइम की बड़ी बड़ी रिपोर्ट सामने आती थी और कैराना में लोगों का पलायन होता था। अब वहां लोग वापस आ रहे हैं। हमने प्रदेश में सुरक्षा देने का माहौल बनाया है। हर नागरिक, बेटी, गरीब को सुरक्षा दी है और पहले जो माफिया थे उनके खिलाफ बुलडोजर चला है और आगे भी चलेगा। किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान के उत्थान के लिए जो काम मोदी सरकार में हुए वो कभी नहीं हुए। किसान सरकार से बिल्कुल नाराज नहीं है और प्रदेश के जो किसान पलायन कर रहे थे वो वापस लौट रहे हैं। गन्ना किसानों के हित में कई काम हुए हैं और उनके बकाये का भुगतान किया गया है। कई बंद शुगर मिल चालू हुई हैं। और वहीं राकेश टिकैत की काट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम उसके लिए प्रतिबद्ध नहीं जो हर जगह सौदेबाजी कर रहे हो। हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से कहा ऑक्सीजन पर नजर रखें, तेजी से बदल रहे हैं हालात। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को मेडिकल ऑक्सीजन के संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर रखने की सलाह दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री की ये सलाह ऐसे समय में आई है जब देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते कोविड-19 संक्रमण के मामले में भारी उछाल देखा जा रहा है। और वहीं 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक कोविड-19 समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मांडविया ने अपने समकक्षों से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि सभी प्रकार के ऑक्सीजन बुनियादी ढांचे की जांच इस तरह की जाए कि ये चलने की स्थिति में हो। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह के बाद अब जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों से की बड़ी अपील। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना से ट्वीट कर ये जानकारी दी। जेपी नड्डा ने खुद को घर पर ही आइसोलेट कर लिया। बता दें कि जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के पार्टी पदाधिकारियों के साथ कल उन्हें बैठक करनी थी, लेकिन अब उनको आइसोलेट होना पड़ा है। नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अभी मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। डॉक्टर की सलाह पर मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं उनसे अनुरोध है कि अपनी जांच जरूर करवा ले। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इजराइल ने ईरान को फिर धमकाया, बोला हम एक्शन के लिए हमेशा स्वतंत्र, किसी समझौते से नहीं बंधेंगे। जी हां दोस्तों, इजराइल ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि हम किसी भी परमाणु समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। अगर हमें कोई भी खतरा दिखाई देगा तो हमारे पास कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसे में ईरान और पश्चिमी देशों के बीच जारी परमाणु सुरक्षा समझौते पर फिर से पानी फिरने के आसार हैं। उधर ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर इजराइल कोई कार्रवाई करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। अमेरिका की चेतावनी, यूक्रेन पर हमला किया तो तबाह होगा रूस और दोनों देशों के शीर्ष कूटनीतिक अधिकारियों की होगी बैठक। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे आर्थिक रूप से तबाह कर दिया जाएगा। यूक्रेन पर तनाव के बीच सोमवार को जिनेवा में अमेरिका व रूस के शीर्ष कूटनीतिक अधिकारियों की बैठक होने वाली है, लेकिन बैठक से पहले बाइडेन प्रशासन ने साफ कर दिया कि रूस के यूक्रेन में पीछे हटने तक कोई समझौता नहीं होगा। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि अगर रूस पीछे नहीं हटता है तो अमेरिका यूरोप में अपनी रणनीतिक उपस्थिति में बढ़ोतरी करेगा। वहीं अगर रूस पीछे हटता है तो बाइडेन प्रशासन यूक्रेन में मिसाइलों की तैनाती और पूर्वी यूरोप में नाटो के
सैन्य अभ्यासों में कमी लाने पर रूस के साथ चर्चा के लिए तैयार है। तो दोस्तों यहाँ पर दो सुपर पावर एक दूसरे से कर रहे हैं मुलाकात और अमेरिका ने दे दी है चेतावनी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीमा पार से पाकिस्तान की नापाक साजिश, देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कर रहा है कोशिशें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के खिलाफ सीमा पर बैठा पाकिस्तान नापाक साजिश रच रहा है। भारत में सांप्रदायिक नकारात्मकता फैलाने के लिए पाकिस्तान ट्विटर का सहारा ले रहा है। दिल्ली पुलिस ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान स्थित ट्विटर हैंडल देश भर में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का अभियान चला रहे हैं और दिल्ली पुलिस के IFSO स्पेशल सेल के DCP KPS मल्होत्रा ने रविवार को नागरिकों को सलाह दी है कि वो ऐसी भ्रामक सूचनाओं पर भरोसा